हिंद। जय सुभाष। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि किस तरह से जय हिंद का नारा दिया गया, कब दिया गया, किनके द्वारा दिया गया। नेताजी का परिवार, उनका शिक्षा, राजनीति में योगदान और फिर वहाँ से इस्तीफा, रिजाइन। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि 1939 के बाद का घटनाक्रम क्या है, अभी हम उसका विषय में जिक्र करेंगे। 1939 ईस्वी में दोस्तों दूसरा विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चलता है, जिसमें इस वर्ल्ड वार 2 में काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी जान मान का नुकसान होता है और काफ़ी तबाही आता है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1939 ईस्वी में नेताजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। ये देख रहे हैं आप शेर का निशान, ये जो है नेताजी गरम दल और महात्मा गांधी नरम दल का अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि लीड कर रहे थे। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कार्यक्रम जैसे कि उपवास, अहिंसावादी अपना गतिविधि से अंग्रेजों से अपना पक्ष रखते थे। वहीं नेताजी आंदोलन यानी कि कुछ हद तक हिंसात्मक, कुछ हद तक का नेताजी का एक ही मूल मंत्र था। नेताजी खुद बोलते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, चाहे उसका कीमत कुछ भी हो, चाहे हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक हो। लेकिन नेताजी से भली भांति जान चुके थे कि अंग्रेज अहिंसात्मक कार्यक्रम से यानी कि अहिंसावादी होने से भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। और इसका जीता जाता उदाहरण वो वर्ल्ड वार 1 में देख चुके थे, प्रथम विश्व युद्ध में। दोस्तों, तो 1939 ईस्वी में वो अपना एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक गठन करते हैं, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी इसमें ज्वाइन करते हैं और खूब अंग्रेज़ों को परेशान करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। तो अंग्रेज़ों ने 1940 ईस्वी में एक भारत सुरक्षा कानून बनाया है। ये कानून स्पेशली कि जो उत्पात मचाते हैं देश में, जो अंग्रेज़ को डायरेक्ट हानि पहुंचा रहे थे, उनको ज़्यादा परेशानी जैसे हो रही थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए भारत सुरक्षा कानून बनाया। और नेताजी द्वारा कुछ ऐसा गलती हो जाता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 6 महीना नेताजी जेल में रहते हैं, उनका तबीयत ख़राब होता है। तबीयत ख़राब दोस्तों एक तरह से वो उनका प्लान रहता है, खुद का प्लान, और वहाँ से अंग्रेज़ उनका जेल में मृत्यु ना हो जाए बोल के अंग्रेज़ उन्हें रिहा करते हैं। रिहा तो नहीं, उनको नज़रबंद करते हैं। नज़रबंद का मतलब होता है एक तरह से आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन आपका ऊपर सरकार का निशान नज़र रहेगा, आपका ऊपर सरकार का
और पुलिस का नज़र रहेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है नज़रबंद। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपका पूरा नज़र रहेगा। जैसे ही आपका पर कुछ भी शक होगा, आपको दोबारा से पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। वो घर में रह के क्या करते हैं, उनको घर में रह के एक्चुअली उनका प्लान ही था कि हमको घर से होते हुए बाहर निकल के कुछ करना देश के प्रति। वो अपने भतीजे शिशिर के साथ निकलते हैं। 18 जनवरी 1941 ईस्वी में वो नेताजी अपना भेष बदल लेते हैं, एक पठान का रूप धारण करते हैं और अपना पेपर बनाते हैं, अपना कुछ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आईडी वगैरह, जिसमें वो अपना नाम जियाउद्दीन खान बताते हैं। होता है एक स्टेशन गोमो, धनबाद तरफ। गोमो होते हुए फिर पेशावर, फिर पेशावर से होते हुए मॉस्को, जो कि रूस का राजधानी। वहाँ से उनको कुछ खास मदद ना मिलने के कारण वो फिर आगे बढ़ जाते हैं और जर्मनी, हिटलर से मिलते हैं। दोस्तों, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था और सभी देश आपस में युद्ध में बिजी थे। उस समय विश्व दो गुट में बढ़ गया था और दो तरह से दो पार्टी बन के युद्ध चल रहा था। एलाइड पावर, एक्सिस पावर, यानी कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो एलाइड कंट्री में जर्मनी, इटली और जापान थे और एक्सिस कंट्री में ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, ये सब थे। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। जो अभी मैं बताया मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, जी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में की बात मैं कर रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड पावर में ब्रिटेन, अमेरिका और रसिया थे और एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान थे। जर्मनी, इटली, जापान इतना शक्तिशाली थे कि लगभग आधा दुनिया को इन्होंने जीत लिया था। बस बाकी अगर था तो अमेरिका था। इन्होंने ब्रिटेन को भी काफ़ी हद तक अपना कब्जा में ले ही लिया था। अमेरिका, रूस को छोड़कर बाकी लगभग सारा दुनिया को हरा ही दिए थे, क्योंकि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ये तीनों मित्र राष्ट्र थे और ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज का शासन था और नेताजी यहाँ से निकल के मॉस्को होते हुए जर्मनी जाते हैं। जर्मनी का जो हिटलर है, ये एक तरह से ब्रिटेन का दुश्मन, यानी कि ब्रिटेन हमारा दुश्मन और ब्रिटेन का दुश्मन जर्मनी और जापान, इटली भी। अगर देखेंगे हम लोग किस तरह से जापान से भी काफ़ी मदद मिलता है हमें। नेताजी को सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी देश से मिलता है तो जापान से मिलता है। जर्मनी से भी मदद मिलता है लेकिन उतना खास मदद नहीं मिलता। तो जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं। हिटलर उन्हें कुछ खास मदद नहीं कर पाते हैं, जिसका पीछे कारण बताते हैं कि अगर नक्शा देखा जाए, वर्ल्ड मैप, अगर वर्ल्ड मैप देखा जाए
वो दिखा तो मैं वर्ल्ड मैप, ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। यानी कि इस जगह में बर्लिन देख रहे हैं, जब इस जगह में जर्मनी हुआ करता है, इस जगह से, इस कोना से, इस इस जगह में, इस जगह से इस जगह में आर्मी लेके आना काफ़ी मुश्किल और चुनौती भरा काम है। सकते हैं कि आपको हम यू बोट, उस समय पनडुब्बी हुआ नहीं करता था, अब यू बोट को ही पनडुब्बी बोला जाता है। देख रहे हैं एक यू बोट है, इस यू बोट में उनको बैठा के इस जगह से होते हुए अफ्रीका को, यूरोप अफ्रीका पार करते हुए ये मेडागास्कर से होते हुए सीधा यहाँ एशिया तक पहुँचा देते हैं। और इसका बाद उनका सफ़र शुरू होता है नेताजी का। आगे का हम लोग कार्यक्रम देखते हैं, आगे फिर कैसे क्या क्या होता है। हिटलर से मिलने के बाद और एशिया में यू बोट की मदद, यानी कि उस समय का पनडुब्बी का मदद से एशिया पहुंचते हैं। सॉरी दोस्तों, वहाँ पहुंचने से पहले, यानी कि एशिया आने से पहले नेताजी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो काम बता ही देते हैं आपको मैं। वो काम है मुक्ति सेना की स्थापना। मुक्ति सेना की स्थापना नेताजी ड्रेसडन जर्मनी में करते हैं, जिसका मुख्यालय ड्रेसडन यानी जर्मनी था, मुक्ति सेना का। उसके बाद बर्लिन स्टेशन, बर्लिन स्टेशन से सबको संबोधित, बर्लिन जो स्टेशन में जो सबको संबोधित करते हैं, सबको मतलब पूरा जर्मनी और ब्रिटेन, यानी कि भारत में भी खबर आता है। नेताजी जो बोलते हैं, नेताजी बोलते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ आखिरी लड़ाई में हमें सभी देशवासियों तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का साथ चाहिए। इसमें दो बात सोचने वाली बात है, दो बात ध्यान देने वाला है। जो राष्ट्रपिता है, ये सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता का जो गांधी जी को एक तरह से उपाधि दिए हैं, एक तरह से जो उपनाम दिए राष्ट्रपिता का, जो अभी भी हम लोग राष्ट्रपिता ही बोलते हैं, वो नेताजी दिए वो नाम। तो वहाँ से संबोधित किए प्रदेश को, पूरी दुनिया को एक तरह से। फिर नेताजी के इस काम से ब्रिटेन, जर्मनी के जनता, यानी कि भारतीय जनता, बहुत सारा, देखिए जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो अंग्रेज़ों की तरफ से बहुत कोई लड़ने गया था, बहुत सारा जवान सैनिक। तो जो भी लड़ने गए थे, आज जो हार जाते हैं, वहाँ पर युद्ध बंदी बन जाते हैं। POW, युद्ध बंदी मतलब POW, प्रिजनर्स ऑफ वार, यानी कि युद्ध बंदी, जो युद्ध में जो हार जाते हैं, एक तरह से युद्ध बंदी बन जाते हैं। तो जर्मनी में बहुत सारे युद्ध बंदी थे, और साथ ही वहाँ पर बहुत सारा नागरिक भी थे भारत के थे, जिन्होंने नेताजी को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया, यानी कि नेताजी का नाम दिया। तो नेताजी का नाम भारतीय थे, उन्होंने दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर जर्मनी से होते हुए, जैसे बताया आपको हम किस तरह से नेताजी जर्मनी से जापान आते हैं। और जापान
आते हुए वो रास बिहारी बोस से मिलते हैं। रास बिहारी बोस, देख लीजिए इनका फ़ोटो, इनके नाम से डाक टिकट भी जारी हो चुका था। बसु, किसी किसी जगह में बोस भी है, नाम इनका है। रास बिहारी बोस ने तथा नेताजी ने मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया, जो यही इंडिपेंडेंस लीग जो है आगे जाके इसी को सुधारते हुए आज़ाद हिंद फौज का रूप धारण करता है। यानी कि दोस्तों, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो नेताजी और रास बिहारी बोस द्वारा जब बनाया जाता है, ये आगे जाके आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल के एक बड़ा पार्टी बनाते हैं, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है आगे जाके आज़ाद हिंद फौज में मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, और एक बड़ा पार्टी और एक बड़ा सेना बनता है, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा जाता है। आज़ाद हिंद फौज का दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का इस तरह से ठीक होगा। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक अगर बोला जाए तो कैप्टन मोहन सिंह को बोला जाता है संस्थापक। लेकिन लेकिन आज़ाद हिंद फौज को लीड कौन कर रहे थे, इनका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? में बैंकॉक का है, थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक, वहाँ देते हैं। फिर नेताजी वहाँ से बैंकॉक से होते हुए सिंगापुर आते हैं। इसमें एक बात जानने वाली बात ये भी है कि जैसे बैंकॉक में जो आज़ाद हिंद फौज जो इसका गठन किए थे कैप्टन मोहन सिंह, इस आज़ाद हिंद फौज में 40,000 सैनिक पहले से थे, जो पहले से कुछ जवान थे उसमें और सैनिक मिल जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर संख्या प्रिजनर्स ऑफ वार का रहता है, यानी कि युद्धबंदी जिसे बोला जाता है। और कुल मिला के 40,000 सैनिक ज्वाइन करते हैं आज़ाद हिंद फौज में। फिर आगे बढ़ते हैं नेताजी, आगे बढ़ते हुए सिंगापुर आते हैं 1943 ईस्वी में, और यहाँ जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बनाए थे नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, नेताजी और रास बिहारी बोस, एक तरह से उनका अध्यक्ष, उनका सारा कंट्रोल रास बिहारी बोस के पास थे। लेकिन सिंगापुर में आकर रास बिहारी बोस जी ने वो सारा पावर नेताजी को दे दिया। अब नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को आज़ाद हिंद फौज जो कैप्टन मोहन सिंह पहले ही नेताजी को कमान सौंप चुके थे, नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को भी आज़ाद हिंद फौज में मिला लेते हैं। मीटिंग होता है जिसमें इसमें बहुत सारा नेता आते हैं, और उस समय नेताजी आज़ाद हिंद फौज का निरीक्षण करते हैं। देख रहे हैं आप नेताजी निरीक्षण करते हुए, और ये एक्चुअली ये जो
ये जो आप फोर्स देख रहे हैं महिला बटालियन का है। इसमें एक महिला पुलिस भी है, एक महिला सैनिक भी है, देख रहे हैं। इनके दोनों तरफ से देखिए, दोनों साइड सैनिक हैं, आज़ाद हिंद फौज का और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। दोनों बाद में मिल के आज़ाद हिंद फौज बन जाते हैं, जिनमें करीब 40 से 50 हज़ार सैनिक रहते हैं। ये झंडा देख रहे हैं आप, आज़ाद हिंद फौज का झंडा देख लीजिए, ऊपर नारंगी, सादा, हरा और एक शेर का निशान। दिल्ली चलो का नारा देते हैं नेताजी। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि जापान, सिंगापुर होते हुए अपना, सिंगापुर से अपना सारा सैनिक को लेते हुए जापान जाते हैं। जब जापान, फिर मलाया और इत्यादि, उस जगह से बहुत, उन जगहों से बहुत सारे सैनिक रहते हैं। सारे सैनिक को लेते हुए जापान जाते हैं। जापान में देख लीजिए, जापान में फिर से सारे सैनिक